हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इसकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज वाली जो वीडियो है लास्ट वीडियो रहेगी फर्स्ट यूनिट की एंड हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे वो है सुपैक गाइडलाइंस, SUPAC गाइडलाइंस एंड दूसरा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़। इन दोनों से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हमारे पास में 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर डायरेक्टली लिखा जाएगा SUPAC गाइडलाइंस, देन उसके बारे में 5 मार्क्स का मैटर जो है वो हम लोग को वहाँ पर लिखना होगा। एंड सेम वही क्वेश्चन जो है हमारे पास में प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी उसी तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इनको डिस्कस कर लेंगे। तो आपको जो जो पॉइंट सही लगे हैं याद रहें वो आप एग्जाम के अंदर आराम से लिख करके आ सकते हैं। बाकी नोट्स जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की वो ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उसके PDF अपलोडेड है, वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है, सुपैक गाइडलाइंस जो है इसके अंदर स्केल अप प्रोसेसेस आते हैं। एंड मतलब जैसे कोई भी एक हमारे पास में ड्रग हमारे पास में बन रही है, ठीक है, उसका फॉर्मूला एंड उसका A to Z जो भी मटेरियल है वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया एंड अप्रूव करवा लिया। अब अप्रूव करवाने के बाद में भी हमें अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो जो है वो इन गाइडलाइंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि अगर हमें अप्रूवल के बाद किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसकी जो गाइडलाइंस है वही हमारी सुपैक गाइडलाइंस कहलाती हैं। जैसे कोई भी एक ड्रग प्रोडक्ट को हमने अप्रूव करवा लिया, उसके बाद में हमें उसका कंपोजिशन चेंज करना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चेंज करना है, या फिर जहाँ पर हम उसे बना रहे हैं, ठीक है, उस साइट हम लोग को चेंज करनी है। तो इस तरह के चेंजेस अगर हमें अप्रूवल लेने के बाद में करने हैं तो उसकी गाइडलाइंस जो है वो हमारे पास में सुपैक गाइडलाइंस या फिर SUPAC गाइडलाइंस रहती हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास में SUPAC गाइडलाइंस है कोई रेगुलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है कि अगर हमें अप्रूवल के बाद में स्केल अप प्रोसेस के अंदर या फिर अप्रूवल के बाद में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास में हमें उस चीज़ को अप्रूव करवाना होगा, किस तरीके से उसे सबमिट करना होगा। तो उस तरह का हमारे पास में ये एक सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, अब हमारे पास में ये आता है कि सुपैक गाइडलाइंस जो है इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सुपैक गाइडलाइंस जो है ये हमें इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि अगर हमें जैसे अप्रूवल हम लोगों ने करवा लिया, उसके बाद में हमें जो यहाँ पर चीज़ें दी गई है इसमें से कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें SUPAC गाइडलाइंस के अंदर मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या करा कि अप्रूवल के बाद में जैसे हमने ऊपर देखा था वही चीज़ है कि हमें कंपोनेंट्स या फिर कंपोजिशन जो है उस फॉर्मुलेशन का चेंज करना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की साइट जो है वो चेंज करनी है, या फिर हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है उसका हम लोग को स्केल अप करना है या फिर स्केल डाउन करना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट है इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें गाइडेंस या फिर उसके लिए जो गाइडलाइंस हमारे पास रहती हैं वो हमारी SUPAC गाइडलाइंस रहती हैं। अब जैसे हमारे पास में NDA होता है, ठीक है, NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशंस हो गई, या फिर एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस हो गई, या फिर एब्रीविएटेड एंटीबायोटिक्स की ड्रग एप्लीकेशंस हो गई। तो इनके अंदर इनका हम लोगों ने अप्रूवल ले लिया, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का हम लोगों ने अप्रूवल ले लिया। अब अप्रूवल के बाद में अगर इनके अंदर हमें इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें गाइडेंस, उसके लिए हमें गाइडलाइंस जो है वो सुपैक गाइडलाइंस के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, अब सुपैक गाइडलाइंस सबसे मेन जो होती है ना वो यहाँ पर ये जो चीज़ें हमारे पास में 3 चीज़ें सुपैक गाइडलाइंस के अंदर सबसे मेन आती हैं। पहले आती है लेवल ऑफ चेंजेस, ठीक है, दूसरे इसके अंदर कुछ टेस्ट आते हैं, एंड तीसरे इसके अंदर हमारे पास में फाइलिंग आती है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर फाइल करने होते हैं। जैसे मतलब क्या है, जैसे हमने ऊपर देखा कि हम लोग को किन किन चीज़ों के अंदर चेंज करना है, तो ऐसे ही चेंज का लेवल क्या है, मतलब 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3। 1 हमारे पास में माइनर चेंज, बहुत ही छोटा सा चेंज, सेकेंड आता है मॉडरेट चेंज जो जिसे हम लेवल 2 कहते हैं, एंड थर्ड हमारे पास में आता है मेजर चेंज जिसके अंदर हम बहुत ही बड़ा वाला चेंज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे इसके अंदर कुछ टेस्ट इन्वॉल्व रहते हैं जैसे एप्लीकेशन या फिर कंपेंडाइल टेस्ट, ठीक है, इन विट्रो डिसोल्यूशन या फिर रिलीज, देन इन वीवो टेस्ट। ठीक है, देन इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को फाइल करने होंगे, जैसे एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है, देन चेंजेस बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट, मतलब जो भी चेंजेस जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, देन
प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट, तो ये सब जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को फाइल करने होते हैं सुपैक गाइडलाइंस के अंदर। तो मेन जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो ये वाला पार्ट जो है वो हम लोग को लिख करके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेवल ऑफ चेंजेस, टेस्ट एंड फाइलिंग। ठीक है, तो सुपैक गाइडलाइंस जो है सिंपली क्या करती हैं कि लेवल ऑफ चेंजेस को डिफाइन करती है कि मतलब जो चेंज हम कर रहे हैं वो किस लेवल का चेंज रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी टेस्ट वगैरह जो रहते हैं हर एक लेवल ऑफ चेंज के लिए, मतलब जैसे माइनर चेंज है, ठीक है, उसके लिए कौन से टेस्ट रहेंगे, मॉडरेट चेंज के लिए कौन से टेस्ट रहेंगे, मेजर चेंज के लिए कौन से टेस्ट रहेंगे, वो चीज़ इसके अंदर पता चलती है। ठीक है, देन इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट या फिर इन विवो बाय इक्विवेलेंट टेस्ट कौन से रहेंगे हर एक लेवल ऑफ चेंज के लिए, वो आता है। देन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो सपोर्ट करेंगे हर एक लेवल ऑफ चेंज के लिए। तो मेन इसके अंदर क्या हो गया, जैसे हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूवल के बाद में जो चेंज हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि वो लेवल 1 चेंज है, 2 है या फिर 3 है, मतलब माइनर, मॉडरेट या मेजर चेंज है। अब उस चेंज के अकॉर्डिंग कौन से टेस्ट हम लोग को अप्लाई करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग को फाइल करने होंगे, ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहाँ पर लेवल ऑफ चेंज के, तो माइनर चेंज जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं लेवल 1 चेंज, मॉडरेट चेंज जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं लेवल 2 चेंज, एंड मेजर चेंज जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लेवल 3 चेंज। ठीक है, अब इसमें जो लेवल चेंज होते हैं जो बहुत ही मतलब इस तरह के चेंज होते हैं कि इसका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आता, मतलब जो परफॉर्मेंस या क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब ये वाले चेंजेस जो होते हैं वो हमें कहाँ पर फाइल करने होते हैं, तो इन्हें हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइल कर सकते हैं। अब दूसरे जो हमारे पास में आते हैं वो आते हैं मॉडरेट चेंज, जो कि लेवल 2 चेंज होते हैं। ठीक है, ये ऐसे चेंज होते हैं जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, अब ये चेंजेस जो होते हैं इन्हें हम लोग फाइल करते हैं चेंजेस बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट के अंदर या फिर प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी टेस्ट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें फिल करने होते हैं ये थेरापेटिक रेंज के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर एंड परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आते हैं मेजर चेंजेस, जिसे हम कहते हैं लेवल 3 चेंज। तो ये चेंजेस जो होते हैं इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो आता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज जो है इसके अंदर हो जाता है, एंड इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट जो है इसके अंदर हम फाइल इस चेंज को करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सुपैक गाइडलाइंस। अब हम लोग क्या करेंगे कि सुपैक गाइडलाइंस को लेवल ऑफ चेंजेस जो है वो देखेंगे। जैसे हम लोगों ने साइट चेंज करी, ठीक है, मतलब जगह चेंज कर ली या फिर बैच साइज चेंज कर लिया, तो उसके अंदर लेवल ऑफ चेंजेस क्या रहते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ब्रीफ के अंदर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला आता है साइट चेंज। साइट चेंज मतलब हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है जहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो उसकी लोकेशन हम लोगों ने चेंज कर ली। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के चेंजेस आ गए, लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 जो कि हमारे माइनर चेंज है, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे पास में एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है, उसी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोगों ने क्या करा कि मैन्युफैक्चरिंग की साइट को चेंज कर लिया, तो वो हमारा लेवल 1 चेंज कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर इक्विपमेंट हमारे सेम रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेम रहेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम रहेंगी, ठीक है, पर्सनल सेम रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो दोनों ही साइट पर सेम रहेंगी। ठीक है, दूसरे आते हैं लेवल 2 चेंज। लेवल 2 चेंज के अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये एक इंडस्ट्री है, इसके साइड में एक और इंडस्ट्री है, तो हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है वो यहाँ पर चेंज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो पर्सनल है वो भी सेम यूज़ हो सकता है, इक्विपमेंट भी सेम यूज़ हो सकता है, तो इस तरीके से लेवल 2 चेंज होगा। बट जो लेवल 3 चेंज होगा वो यहाँ से लेकर के कोई दूर ही किसी कैंपस के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग साइट हमारी यहाँ से यहाँ जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 3 चेंज होता है। अब यहाँ पर लेवल 1 चेंज के अंदर हमें क्या टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने होंगे, क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे, तो वो सब अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हो जाएगा। इतना हमारे लिए काफ़ी है, तो इतना ही हम लोग वहाँ पर लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है चेंजेस इन बैच साइज, मतलब बैच का जो साइज़ है वो हम लोगों ने चेंज कर लिया, मतलब बैच का साइज़ या तो बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास लेवल 1 एंड लेवल 2 चेंजेस आते हैं। तो लेवल 1 चेंजेस के अंदर क्या होगा कि बैच साइज़ जो है वो अप टू 10 टाइम्स के अंदर अंदर गया, तो मतलब 10 टाइम्स तक या फिर 10 टाइम्स के अंदर अंदर ही उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है बैच साइज़ के अंदर। एंड लेवल 2 के अंदर क्या आएगा कि 10 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है बैच साइज़ चेंज हो गया है, तो उसे हम लोग कहेंगे लेवल 2 चेंज।
अब तीसरा हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चेंज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जैसे हम लोग इक्विपमेंट को चेंज करें या फिर प्रोसेस को, तो अगर हम इक्विपमेंट को चेंज करते हैं तो इसके अंदर लेवल 1 चेंज के अंदर क्या आता है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो नॉन ऑटोमेटेड या फिर नॉन मैकेनिकल से हम लोगों ने चेंज कर दिया ऑटोमेटेड या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा कि जो हमारे पास में न्यू इक्विपमेंट है उसकी डिज़ाइनिंग सेम है एंड वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं लेवल 1 चेंज के अंदर। लेकिन अब जो लेवल 2 चेंज होगा इसके अंदर क्या होगा कि इक्विपमेंट चेंज होगा एंड साथ साथ उसकी डिज़ाइन जो है वो भी बदल गई एंड उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो भी बदल गया, तो वो हमारा लेवल 2 चेंज कहलाएगा। देन इसके बाद में प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, तो एक तो आते हैं लेवल 1 चेंज। लेवल 1 के अंदर क्या होगा कि बहुत ही सिंपल सा माइन्यूट सा चेंज होगा जो एप्लीकेशन या वैलिडेशन रेंज के अंदर अंदर होगा, जैसे मिक्सिंग टाइम हो गई या फिर स्पीड ऑफ रोटेशन हो गया, वो हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, अब लेवल 2 चेंज जो है ये बियॉन्ड एप्लीकेशन या वैलिडेशन रेंज इसके अंदर चेंजेस होंगे, तो मिक्सिंग टाइम या स्पीड ऑफ रोटेशन के अंदर हम लोगों ने चेंज कर दिया जो कि एप्लीकेशन या वैलिडेशन रेंज के बाहर है। ठीक है, लेवल 3 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही चेंज कर दिया। जैसे हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे वेट ग्रैन्युलेशन मेथड, अब उसकी जगह हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड जो है वो यूज़ करने लगे, तो इसके अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है लेवल 3 चेंज। ठीक है, अब जो हमारी ये सुपैक गाइडलाइंस है, ठीक है, जो हमारी SUPAC गाइडलाइंस है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये गाइडलाइन हमारे पास रहती है कि अगर हमारे पास में अप्रूवल के बाद में कुछ चेंजेस हम लोग को हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर करने हैं तो उसके लिए गाइडलाइन रहती है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या हेल्प मिलती है कि जैसे अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो हमें A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जनरली लिखनी पड़ेगी, लेकिन इस गाइडलाइन की वजह से क्या होगा कि हम लोग जहाँ पर चेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ वही वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को सबमिट करनी होगी एंड सिर्फ उसी के लिए अप्रूवल लेना होगा। तो इसका बेनिफिट हमारे पास ये रहता है कि हमें सारे की सारी स्टार्टिंग से एंड तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं वही चीज़ हम लोग सबमिट कर सकते हैं सुपैक गाइडलाइंस की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। अब प्लेटफॉर्म या फिर जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये हमारे पास में एक वैल्यूएबल टूल होता है, ठीक है, जिसे यूज़ करा जाता है जिससे कि ड्रग की सेफ्टी हो गई, एफिकेसी हो गई, एफिशिएंसी हो गई एंड क्वालिटी हो गई, इसे हम लोग इम्प्रूव कर सके, इसे हम एनहांस कर सके जब हम ड्रग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो सिंपली एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक वैल्यूएबल टूल की तरह काम करती है जब हम ड्रग प्रोडक्ट जो है उसे डेवलप कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास में प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, ये एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज होती है जो एक बेस की तरह काम करती है। ठीक है, जिससे कि हम दूसरी एप्लीकेशंस को, मेथड्स को या फिर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया जो है हमारा इन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का वो ये रहता है कि प्लेटफॉर्म एंड उसके साथ में कुछ रिस्क बेस्ड अप्रोच को हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या होता है कि न्यू मॉलिक्यूल बनाने में बहुत ही बढ़िया हेल्प जो है वो मिलती है। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में या फिर कुछ कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज जो होती है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, टोटल 10 जो टेक्नोलॉजी वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास में प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता भी है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का ही आता है, तो उसके अंदर हम ये सारी की सारी जो हमारे पास में यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे ना तो हम मोर देन एनफ रहने वाला है। ठीक है, तो पहली हमारे पास आती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नैनो साइज़ के मतलब छोटे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स जो है उन्हें यूज़ करेंगे एंड वो पार्टिकल्स को यूज़ करके क्या होगा कि जैसे हमारे पास में कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी ड्रग हम लोग दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली कैंसर सेल के पास ही जाएगी, इधर उधर दूसरी जगहों पर नहीं जाएगी। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा कि जो मतलब जैसे अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जा रही है तो उससे क्या होता है कि टॉक्सिसिटी जो है वो भी पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। लेकिन अगर हमारे पास में नैनो पार्टिकल्स हो गए और वो डायरेक्टली कैंसर सेल के पास चले गए तो उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी। ठीक है, पेशेंट जो है वो आराम से उस ड्रग को ले पाएंगे एंड हमें जो आउटकम मिलेंगे वो भी बेटर मिलेंगे क्योंकि डायरेक्टली ही वो ड्रग जो है वो कैंसर सेल के पास में जा रही है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी को मेनली यूज़ करा जाता है टारगेट थेरेपी डेवलप करने के लिए, मतलब जहाँ पर हमें दिक्कत है वहीं पर ही डायरेक्टली ड्रग जाए, ये काम करने के लिए जो है नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता है। अब सेकेंड आती है माइक्रोस्फेयर टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी हमारे पास में स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करा जाता है एंड
इसकी मदद से भी हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी फॉर्मुलेशंस बनाएंगे जिसकी टारगेटेड डिलीवरी होगी, मतलब जहाँ पर दिक्कत है वहीं पर ही सीधे फॉर्मुलेशन जो है वो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में साइट स्पेसिफिक एक्शन आता है, मतलब जहाँ पर हमें एक्शन चाहिए वहीं पर ही ड्रग जाती है, तो अच्छे से एक्शन आ जाता है एंड टॉक्सिसिटी जो है वो भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी। लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी जो है इसे यूज़ करा जाता है जिससे कि डिलीवरी जो है ड्रग की उसे इम्प्रूव करा जा सके। इसकी मदद से भी टारगेटेड डिलीवरी होती है ड्रग की। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो भी इम्प्रूव होते हैं एंड टॉक्सिसिटी जो है ड्रग की वो कम होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अब जो सॉलिड मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं ये सॉल्वेंट बेस्ड प्रोसेस जो होते हैं उससे बेटर होते हैं, तो इस प्रोसेस की मदद से हम लोग इन्हें डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, एंड इसकी मदद से क्या होता है कि एक तो सस्टेन डिलीवरी हो सकती है ड्रग की, साथ में मॉडिफाइड डिलीवरी होती है एंड टारगेटेड डिलीवरी ही होती है इससे भी। तो अगर टारगेटेड डिलीवरी होगी तो टॉक्सिसिटी वगैरह कम रहेगी, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ऑस्मोटिक कंट्रोल्ड रिलीज ओरल डिलीवरी सिस्टम। उस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता है जिससे हम ड्रग को दिन में एक बार ही ले सकते हैं। ठीक है, एंड वो हमारी बॉडी के अंदर पूरे दिन आराम से टारगेट साइट पर जाती रहेगी। ठीक है, एंड उसका सस्टेन रिलीज होता है, मतलब बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर होती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेफ्टी प्रोफाइल जो है ड्रग की वो इम्प्रूव होती है, ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो स्टेबल रहती है, ड्रग के इफेक्ट यूनिफॉर्म आते हैं एंड डोजिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई दवाई दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 बार लेंगे एंड वो पूरे दिन हमारी बॉडी के अंदर रहेगी एंड टाइम टू टाइम जो टारगेट साइट है वहाँ पर डिलीवर होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में आती है ओरली डिसइंटीग्रेटिंग फॉर्मुलेशंस टेक्नोलॉजी। तो ओरली डिसइंटीग्रेटेड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजीज मतलब हमारे माउथ के अंदर ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मतलब इसके अंदर क्या है, हमारे पास में ऐसी टैबलेट्स रहती हैं जिसे हम लोग टंग के ऊपर रखते हैं ना, अपनी जीभ के ऊपर रखते हैं, तो वहीं पर ही ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है एंड ये हमारी बॉडी के अंदर एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनहेलेशन टेक्नोलॉजी। तो इनहेलेशन हम लोग को पता है कि नाक से हम लोग उसे इनहेल करके लेते हैं, तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास में सबसे ज़्यादा काम आती है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती है, जैसे अस्थमा हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, इन सब के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब इनहेलेशन से क्या होगा कि डायरेक्टली वो हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी, तो टारगेट एरिया पर ही डायरेक्टली पहुंचती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में जैसे मीटर डोज इनहेलर्स हो गए, ड्राई पाउडर इनहेलर्स हो गए, ऑटो हेलर्स हो गए, नेजल स्प्रेज हो गए, वो सब हमारे पास में इनहेलेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स मतलब जैसे ऐसे कुछ छिड़कना होता है ना, तो उसे हम लोग स्प्रिंकलर्स कहते हैं। जैसे परफ्यूम हम लोग स्प्रे करते हैं उस तरीके से, तो वो होते हैं स्प्रिंकलर्स। इन्हें जनरली बच्चे जो होते हैं ना उनके अंदर इन्हें जनरली यूज़ करा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दवाइयों को इतनी आसानी से नहीं लेते, तो उनके खाने के ऊपर इसे छिड़क दिया जाता है एंड उसकी मदद से क्या है कि ड्रग को ये लोग आराम से ले लेते हैं, क्योंकि खाने के साथ में हम इसे डिज़ोल्व करके उन्हें दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो है ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास में यूज़ होती है। तो ये स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि हम लोग बोन मैरो में से मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स को किसी थेरेपेटिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें, या फिर जो एडल्ट मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग थेरेपेटिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करें, तो वो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। लास्ट आता है एफर्विसेंट टेक्नोलॉजी। तो एफर्विसेंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे पास में ये टैबलेट क्या होती है, बहुत ही जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इफ़ेक्ट जो है वो भी बहुत जल्दी आता है एंड साथ ही साथ ये जो है टेस्ट जो है उसे मास्क करने का इफेक्ट भी ये शो करती है। ठीक है, जो भी टेस्ट होता है अनप्लीजेंट टेस्ट उसे भी ये मास्क कर देती हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसके नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।